नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। मीरा को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने वुडस्टोन सिटी में हुई राक्षसी अलौकिक घटना के दौरान भी अनुभव नहीं किया था। उसे निराशा महसूस हुई क्योंकि उसके किले के ऊपर मंडराती हुई आकृति कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। लकी की उपस्थिति घुटन भरी थी। यह मीरा की छाती पर लोहे के भार की तरह दबाव डाल रहा था। उसके चारों ओर की ऊर्जा सूक्ष्म कंपन के साथ विकृत हो गई, मानो जंगल स्वयं उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर रहा हो। उसने उस पत्थर को और कसकर पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए और उसकी पीली उंगलियों पर हल्की सी चमक फैल गई। उसका मन उसे तुरंत कार्रवाई करने, पत्थर को नीचे फेंककर तुरंत ही संरचना को सक्रिय करने के लिए उकसा रहा था। लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसका साथ नहीं दिया। उसने उसे वह सच्चाई बताई जिसे उसका अहंकार स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पत्थर से शायद उसे कुछ समय मिल जाए, कुछ सांसें, शायद 1 मिनट भी, लेकिन जीत नहीं। लकी चला गया, बस एक कदम आगे बढ़ा और हवा चीख उठी, मानो दुनिया फट गई हो। जब उसकी हथेली से हरे रंग की आग की एक लपट निकली जो भले की तरह पतली थी लेकिन इतनी चौड़ी थी कि मीरा के पीछे महल का द्वार उसके गुजरने से झुलस गया। उसकी सहज प्रतिक्रिया ने उसे बचा लिया। पत्थर में चिंगारी उठी और उसके सामने एक पारदर्शी दीवार खड़ी हो गई। लौ ने उसे स्पर्श किया। नीली रोशनी विकृत हो गई। अवरोध गर्म कांच की तरह मुड़ गया। उसकी सतह, लकी की आग मानो किसी जीवित प्राणी की तरह उस पर रेंग रही थी, जिससे सतह लहरों की तरह फैल रही थी। मीरा के होंठ कस गए और उसने ढाल को थामे रखने के लिए पत्थर में ऊर्जा का प्रवाह किया। उसके माथे पर तुरंत पसीना आ गया। फिर आवाज आई, एक धीमी सी फुफकार जो चीख में बदल गई, मानो दीवार परत दर परत उखड़ रही हो। आग ने सिर्फ जलाया ही नहीं बल्कि उसे नष्ट भी किया, जैसे तेजाब से। मीरा के दांत भींच गए। नहीं, उद्धरण चिन्ह। काश उसे पता होता कि लकी अपनी पहचान के कारण निर्णय लेने में अस्थायी देरी की वजह से खुद को रोक रही है। कौन जानता है कि उसे कैसा महसूस होगा। दीवार में दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। हरे रंग की हर चमक उन्हें और चौड़ा करती जा रही थी। एक पल बाद ढाल नीले प्रकाश के टुकड़ों में बिखर कर बाहर की ओर फट गई। धमाके ने मीरा को आंगन के उस पार धकेल दिया। वह लुढ़कती हुई खांसने लगी क्योंकि उसके फेफड़ों में धुआं भर गया था, जो धुआं नहीं था, एक तीखी धुंध जो उसके गले को जकड़ रही थी और उसकी आंखों में जलन पैदा कर रही थी। जब वह उठी तब तक लकी नीचे उतर रहा था। जैसे जैसे आग उसकी दीवारों पर फैलती गई, किले से एक कराह निकली। पत्थर काला पड़ने लगा, मानो उससे प्रकाश रिस रहा हो और उसकी जान निकल रही हो। निराशा ने उसके सीने को जकड़ लिया। उसने पहले भी राक्षसों का सामना किया था। उसने वुडस्टोन सिटी में भयानक घटनाओं का सामना किया था, लेकिन यह अलग था। मीरा लड़खड़ा गई, अपनी आंखें पोंछी और कांपते हाथों से पत्थर को फिर से उठाया। कैसे? उसने कर्कश स्वर में पूछा। लकी ने हथेली बंद करके जवाब दिया। हरी रोशनी अंदर की ओर सिमटी, फिर एक संकरे शंकु के आकार में बाहर की ओर फैल गई। किरण पुनर्निर्मित अवरोध को ऐसे भेद गई मानो वह कागज हो। संरचना पत्थर को छूकर उसे उड़ती राख में बदल दिया। झटके से मीरा का कंधा सुन्न हो गया। एक पल के लिए वह बस अपनी खाली हथेली को देखती रही। मीरा ने ऊपर देखा। माफ करना, लकी ने धीमी, लगभग कोमल आवाज में कहा। हरे रंग की रोशनी की एक अंतिम लकीर उसकी दृष्टि से गुजरी। सिस्टम ने आग लगने से पहले ही उसे बचा लिया। सफेद जालीदार कपड़े ने उसके शरीर को लपेट लिया और परीक्षा के दौरान आपातकालीन निकासी यंत्र में आग भड़क उठी। वह धूल के कणों में तब्दील हो गई। मुकदमे से जिंदा तो बाहर निकाल ली गई, लेकिन पराजित होकर। आंगन में सन्नाटा छा गया, सिवाय लकी की लौ की हल्की फुसफुसाहट के। ये पत्थर को खाकर उसमें अपना रास्ता बना रहा है। वह किले की ओर मुड़ा। एक ही सांस में उसके मुख से हरी आग एक चाप में निकलती हुई निकली, जो दीवारों, खिड़कियों और जोड़ों के साथ साथ सरकता रहा। किला 112 नष्ट हो गया। नॉवल फायर नेट पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। लकी पहले ही जा चुका था, पेड़ों में गायब हो गया था। किला 089 नष्ट हो गया। किला 064 नष्ट हो गया। किला 173 नष्ट हो गया। ऊपर हवा में शिक्षकों ने द्वीप के नक्शे को धब्बों से भरा हुआ देखा। विलुप्त चिन्ह। लकी कभी जल्दी में नहीं रहता था, फिर भी वह हर जगह मौजूद रहता था। उस दिन कुछ लोगों के लिए वह निराशा का एक भयानक सपना था। कुछ देर तक द्वीप से ऐसी आवाजें आ रही थी मानो वह किसी तूफान के अंदर हो। फिर यह समाप्त हो गया। सन्नाटा छा गया। पेड़ झुके और धीरे धीरे सीधे हो गए। राख भूरे रंग की बर्फ की तरह उड़ने लगी। माइकल और उसके 2 मरे हुए साथियों के अलावा उस चकनाचूर जगह पर और कुछ नहीं था। द्वीप अभी भी हिल रहा था। गेल अपने स्वामी के पास वापस आ गया। पंख समेटे हुए, दबाव ऐसे गायब हो गया जैसे कोई बंद मुट्ठी खुल गई हो। लकी एक पल बाद वहां पहुंचा। माइकल की कल्पना में पैनलों का उदय हुआ। उद्देश्य, अपने किले की रक्षा करें। पूर्ण उद्देश्य, 1 घंटे तक अपने किले की रक्षा करें। सीमा पार हो गई। मूल पुरस्कार, सभी विशेषताओं में जोड़ 3 शून्य, जोड़ 2 लेवल अप, जोड़ 4 शून्य निःशुल्क विशेषता। अंक, प्रदर्शन बोनस लागू। अंतिम पुरस्कार, सभी विशेषताओं में जोड़ 4 शून्य, लेवल अप में जोड़ 4 की वृद्धि, निःशुल्क विशेषता में जोड़ 4 शून्य की वृद्धि। अंक। माइकल ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान दिखाई दी। एक और पैनल अपनी जगह पर सरक गया। क्वेस्ट, अवज्ञा पूर्ण। उद्देश्य, 1 घंटे में 30% किलों को नष्ट करना। परिणाम, 66% किले हटा दिए गए। सीमा पार हो गई। मूल पुरस्कार, सभी विशेषताओं में जोड़ 5 शून्य, जोड़ 4 लेवल अप, जोड़ 5 शून्य निःशुल्क विशेषता। अंक, प्रदर्शन बोनस लागू। अंतिम पुरस्कार, सभी विशेषताओं में जोड़ 6 शून्य, लेवल अप में जोड़ 6 की वृद्धि, निःशुल्क विशेषता में जोड़ 5 शून्य की वृद्धि। अंक। उसके शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। कच्ची, व्यवस्थित शक्ति हड्डियों और नसों में समा गई। उसके भीतर तक गूंज उठी। आंकड़े बढ़ने लगे। दुनिया कुछ और अधिक तीव्र हो गई। खुशी ने उसे डूबने के बाद ताजी हवा की तरह महसूस कराया। उसने न तो खुशी से चिल्लाया और न ही मुट्ठी लहराई। माइकल का स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन
उसके चेहरे पर जो मुस्कान फैली थी वह बेपरवाह और बचकानी थी। यही वह कारण था जिसकी वजह से उसने छिपना बंद कर दिया था। अपनी आखिरी सफलता के बाद सिस्टम द्वारा असाधारण प्रदर्शन के लिए लगाए गए प्रतिबंध ने उनके अनुभव को बदल दिया। अगर वह सिर्फ अनुभव के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करता तो उसे हफ्तों का समय बर्बाद करना पड़ता। इसमें तो घंटों लग जाने चाहिए थे, लेकिन खोज अलग थी। निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक काम करें और सिस्टम आपको अधिक भुगतान करेगा। अब इस अवसर को हाथ से जाने न देने के कारण माइकल अब 50वें स्तर का नेक्रोमेंसर बन गया था। रैंक 2 का एक अवेकना रैंक 3 हासिल करने से सिर्फ एक लेवल दूर। एक और स्तर। माइकल को नहीं पता था कि आखिरी चरण में कितना समय लगेगा, लेकिन लेवल 40 पर दूरी उतनी विशालकाय नहीं थी जितनी अब थी। ये नज़दीक महसूस हो रही थी। पहुंच के भीतर वास्तविक। माइकल ने गेल और लकी की ओर एक नज़र डाली। बहुत बढ़िया काम, माइकल ने धीरे से कहा और दोनों मरे हुओं को वापस बुला लिया उसके ताबूत तक, लेकिन इससे पहले कि वह सामने आए नए पैनल की जांच करने के लिए मुड़ पाता। माइकल को लगा कि उसकी दृष्टि बदल गई है। दुनिया पलक झपका गई। माइकल ने आंखें खोली तो उसे एक जानी पहचानी जगह दिखाई दी। उसके नीचे वही कांच जैसा स्याही जैसा काला पानी एकदम स्थिर पड़ा था, मानो कोई दर्पण हो जो कुछ भी प्रतिबिंबित न करे। ऊपर काले सूर्य आकाश में छेद की तरह लटके हुए थे, जिनसे कोई प्रकाश नहीं निकल रहा था, बस बाहर निकल रहा था। उसने एक लंबी धीमी सांस ली। इससे पहले कि वह पूरी तरह से संभल पाता, शून्य का फर्श हिल गया और नीचे गिर गया। दृष्टि और ध्वनि एक हल्की सी झंझनाहट के साथ वापस लौट आए। पैरों के नीचे पत्थर, आवाजें, समुद्री हवा की तरह शक्ति का प्रवाह चट्टानों से टकराता हुआ। वह एक चौक पर खड़ा था, लेकिन वह चौक नहीं था जहां वह पहली बार आया था। माइकल मूल देश में अकादमियों के क्षेत्र में लौट आया था। वह अकेला नहीं था। कैसल 37 वो वही था। 2 रैंक 3। चुप रहो, देखो देखो। माइकल को फुसफुसाहटों की परवाह नहीं थी। वह सोच रहा था कि आगे क्या करना है, तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। तीसरा स्थान। सहज ही उसकी नज़र ऊपर उठी। चौक के किनारे एक आदमी खड़ा था। माइकल उस चेहरे को पहचान नहीं पाया, लेकिन उस आदमी ने उसे पहचान लिया। उनकी निगाहें मिली। उसने सिर हिलाकर अपनी ठुड्डी को हल्का सा झुकाया और एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर रेलिंग की ओर बढ़ गया। उम्मीदवारों, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज़ में एक स्थिर और प्रभावशाली प्रवाह था जिसने बिना कठोर हुए पूरे चौक को वश में कर लिया। वेराउंस एज अकादमी में आपका फिर से स्वागत है। भीड़ शांत हो गई। माइकल के चारों ओर छात्र अकादमी द्वारा जारी किए गए नए वस्त्रों में खड़े थे। न खून, न कालिक, न फटी हुई आस्तीनें। केवल कुछ ही लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे और लगभग सभी ने उसकी ओर देखने से परहेज किया। जिन्होंने देखा भी, उन्होंने ज्यादा देर तक नजरें नहीं हटाईं। मैं वेराउंस एज का इंस्ट्रक्टर सेलेन हूँ, उस व्यक्ति ने आगे कहा। 10 अकादमियों की ओर से आपको बधाई। आपने अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सेलेन ने कुछ पल के लिए शांति को कायम रहने दिया, फिर उसका लहजा बदल गया। पहले जैसा ही था, लेकिन उसमें दृढ़ता का पुट था। अंतिम परीक्षण में अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण आप में से कई लोग अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ रहे। 100 से अधिक लोगों ने मुड़कर देखा और उनमें से अधिकतर स्वाभाविक रूप से माइकल की ओर ही देख रहे थे। उसने उन निगाहों का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। सेलेन ने उन्हें फटकार नहीं लगाई। उन्होंने बस इतना कहा, अकादमियां ये दिखावा नहीं करेंगी कि मैदान की स्थितियां सामान्य थीं। नहीं, हम प्रतिभा को नजरअंदाज करेंगे। इसलिए एक अस्थायी व्यवस्था लागू है। फुसफुसाहट तेज हो गई। आशा और भय आपस में गुथे हुए थे। पाठ्यक्रम पुनः शुरू होने के बाद जो लोग उत्तीर्ण होने की निर्धारित सीमा को पूरा नहीं कर पाए, उन्हें परिवीक्षाधीन कार्य सौंपा जाएगा। एक कार्य और उसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा। यदि आप सफल होते हैं तो आपका परिवीक्षाधीन प्रवेश पूर्ण प्रवेश में परिवर्तित हो जाएगा। यदि आप असफल होते हैं तो आपको एक उपयुक्त सहयोगी संस्थान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वह शब्द वहीं लटका रहा, स्थानांतरित। निष्कासित नहीं, लेकिन एक तरह का पतन। वही, किस तरह का काम? किसी ने बहुत जोर से पुकारा। नेट पर और भी उपन्यास पढ़ें। ये हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग होगा, सेलेन ने जवाब दिया। आपका मूल्यांकन आपकी कक्षा, आपके पिछले रिकॉर्ड और यहाँ उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाएगा। यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आप इसे हासिल कर सकेंगे। सेलेन ने अपना हाथ उठाया और फुसफुसाहट को शांत कर दिया जो सवालों में बदलने वाली थी। उसका लहजा सख्त हो गया। मुझसे विवरण मत पूछो। जब तुम काम पर लौटोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं, जल्द ही। चौक में फिर से सन्नाटा छा गया। तनाव बढ़ता गया। उन्होंने विषय बदलने से पहले शांति को कुछ देर तक कायम रहने दिया। अब पुनः आरंभ। जिस प्रकार अकादमी मूल भूमि में क्षेत्र रखती है, उसी प्रकार हम भी मूल दुनिया में क्षेत्र रखते हैं। 2 सप्ताह के भीतर सभी छात्रों को रिपोर्ट करना होगा। आपको जल्द ही आपके आवंटित परिसर के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। यही वास्तविक दुनिया में आपका प्रवेश द्वार होगा। माना के शब्दों से सूक्ष्म रूप से एक लहर सी उठी जो चौक के बिल्कुल किनारों तक पहुंच गई। उन 2 सप्ताहों के दौरान खुद को तैयार कर लें। जब आप मूल दुनिया में हमारे द्वार से प्रवेश करेंगे तो अकादमी के शिष्यों के रूप में आपका जीवन सही मायने में शुरू हो जाएगा। आगे क्या होगा यह आपको वहीं पता चलेगा। छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। बेचैनी और उत्साह का मिलाजुला भाव उनके मन में था। सेलेन ने सिर हिलाकर सहमति जताई और एक बार फिर भीड़ पर नजर डाली। ये सभा यहीं समाप्त होती है, आप जा सकते हैं। उनकी आवाज इतनी धीमी हो गई कि आखिरी पंक्ति केवल कुछ ही लोग सुन पाए। माइकल नॉमन। अवशेष। चौक सफेद रोशनी की चमक से जगमगा उठा। पल भर में 100 से अधिक आकृतियां प्रकाश में विलीन होकर गायब हो गईं। जब चमक फीकी पड़ गई तो सन्नाटा छा गया। माइकल खुले मैदान में अकेला खड़ा था। उस पर केवल सेलेन की शांत निगाहें टिकी हुई थीं। माइकल ने खुद को समायोजित कर लिया। सर, उसने शांत स्वर में कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे यहाँ रहने के लिए क्यों कहा गया था? सेलेन का चेहरा और भी नर्म पड़ गया। क्योंकि तुम हमारे सबसे होनहार नवागंतुक हो। उसकी मुस्कान देर तक बनी रही, इतनी गर्मजोशी भरी कि माइकल असहज होकर इधर उधर हिलने लगा। उस आदमी की निगाहों में कोई दुर्भावना नहीं थी, फिर भी कुछ ऐसा था जिससे उसकी गर्दन के पीछे खुजली होने लगी। एक पल के लिए माइकल को यह कहने की इच्छा को दबाना पड़ा कि मैं उस तरह का नहीं हूं। उसने अपने जबड़े कस लिए और चुप रहा। सेलेन सहजता से बोलता रहा, मानो उसे असहजता का एहसास ही न हो।
तुमने कुछ असाधारण किया है। अकादमी के इतिहास में बहुत कम लोग तुम्हारी उम्र में तुम्हारे जैसे मुकाम पर पहुंचे हैं, तुम्हारे जैसे काबिल। तुम्हें पहचान मिलनी ही चाहिए। और बाकी? माइकल ने अपना सिर झुकाया। अन्य? हाँ। सेलेन ने अपने हाथ पीठ पीछे बांध लिए, उसकी आवाज़ संयमित थी लेकिन सोच समझकर। हालांकि आपके पास 2 सप्ताह हैं, मैं आपको कम से कम 1 सप्ताह पहले आने की सलाह देता हूँ। आखिरी दिन तक इंतजार न करें। माइकल की भौहें तन गईं। क्यों? सेलेन की मुस्कान धीरे धीरे गंभीर भाव में बदल गई। क्योंकि प्रधानाचार्य आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। वे शब्द उनके बीच की खामोशी में ऐसे समा गए जैसे कोई पत्थर स्थिर अवस्था में गिर जाए। पानी। माइकल के विचारों में हलचल मचा रहा था। एक प्रथम श्रेणी की अकादमी का प्रधानाचार्य। सेलेन ने कुछ देर तक इस बात को महसूस किया और फिर कहा, यह सम्मान आसानी से नहीं मिलता। इसे व्यर्थ मत जाने देना। माइकल का दिल एक पल के लिए थम गया। प्रथम श्रेणी की अकादमी के प्रधानाचार्य। यदि उप प्रधानाचार्य रैंक 5 अवेकनर थे तो यह व्यक्ति उस स्तर पर था, कम से कम समान रैंक या उससे उच्च रैंक में, और वे उसे देखना चाहते थे। क्यों? अब माइकल का ध्यान केवल तीसरे और उससे ऊपर के रैंक से संबंधित मामलों पर ही था। इससे नीचे के मामले उसे कम महत्वपूर्ण लगते थे। फिर भी माइकल इतना अहंकारी नहीं था कि वह सच्चाई को नजरअंदाज कर दे। उसके पास अभी चाहे कितनी भी क्षमता या शक्ति क्यों न हो, वर्तमान में वह रैंक 5 अवेकने के बराबर नहीं हो सकता था। अरे, यहाँ तक कि कुछ रैंक 3 वाले भी शायद उसे दबा सकते हैं। उस स्तर के किसी व्यक्ति की उसे मिलने की इच्छा ने उसे बेचैनी से भर दिया। novelfire.net पर वर्तमान का अनुसरण करें। सेलेन को उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन तो दिखाई दी, लेकिन उसके विचारों का तूफान नहीं। उसकी आवाज़ नरम पड़ गई। इस बात को ज्यादा गहराई से मत समझो। मुझे भी प्रधानाचार्य के तुम्हें जल्दी बुलाने का सही कारण नहीं पता। वह रुका और माइकल को ध्यान से देखने लगा। मुझे कुछ शक है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। प्रधानाचार्य के मन की बात। सेलेन ने हल्के से सिर हिलाया। हम जैसे शिक्षक भी अंदाजा नहीं लगा सकते। माइकल ने धीरे से सांस ली और अपने कंधों से तनाव दूर करने की कोशिश की। मैं समझ गया। अच्छा। सेलेन का लहजा फिर से नर्म हो गया। धैर्य रखें, आपको जल्द ही अपने जवाब मिल जाएंगे। तब तक तैयारी करते रहें। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपसे आमने सामने मुलाकात होगी। माइकल ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, हालांकि उसके मन में विचारों का उथल पुथल मच रहा था। सेलेन की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। माइकल पर उनकी निगाहें कुछ देर टिकी रहीं, मानो उनमें कोई इरादा झलक रहा हो। फिर उन्होंने कहा, एक और बात। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद सुपर फोरम में आपकी पहुंच का स्तर एक अंक बढ़ा दिया जाएगा। माइकल ने पलकें झपकाईं। पहुंच का स्तर? जी हाँ। सेलेन ने हल्के से सिर हिलाते हुए पुष्टि की। आपकी सदस्यता स्तर नहीं, इन दोनों को लेकर भ्रमित न हो। आपकी सदस्यता स्तर पहले की तरह ही बढ़ेगी। पद के माध्यम से। इससे आपको सूचनाओं तक व्यापक पहुंच प्राप्त होती है। इससे वह चौंक गया। माइकल हमेशा से यही मानता था कि फोरम में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका लगातार प्रगति करना है। उसका अवेकनर रैंक ही तय करता था कि उसे क्या करना है। सिस्टम ने उसे वह जानकारी देखने की अनुमति दी। अकादमी द्वारा इसे सीधे समायोजित कर पाना, यह एक नई बात थी। माइकल ने अपने चेहरे पर झलकती हैरानी को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा लग रहा था कि सेलेन को इसकी उम्मीद थी। माइकल, अकादमी में शामिल होने का यह एक लाभ है, चाहे वह अवेकनर अकादमी हो या कल्टीवेशन अकादमी। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसके विचार कहीं और भटक रहे थे। साधना अकादमियों की बात उसे समझ में आती थी। साधकों के पास तकनीकें, विधियां होती हैं, ऐसी चीजें जो स्वाभाविक रूप से शिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त होती हैं। लेकिन अवेकनर, वे पारंपरिक विधियों से बंधे नहीं थे। उनका विकास सिस्टम, क्वेस्ट और अनुभव अनुकूल जैसी चीजों से होता था। उन्हें कक्षाओं की क्या आवश्यकता थी? इसीलिए शुरू से ही माइकल को संदेह था कि अकादमी शब्द भ्रामक है। जागृति चाहने वालों के लिए ये स्थान एक स्कूल की बजाय एक संगठन की तरह अधिक कार्य कर सकता है। शक्ति, संसाधनों और संपर्कों का एक मिलन स्थल, जिसका वास्तविक उद्देश्य नाम के पीछे छिपा हुआ है। शायद मंचों तक उसकी पहुंच जल्द ही बढ़ने के साथ उसे अंततः अकादमियों के पीछे की सच्चाई की झलक मिल जाए। माइकल ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया। समझ गया। सेलेन ने सिर हिलाकर सहमति दी, लेकिन फिर उसकी आंखें तेज हो गईं, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। एक आखिरी बात, उसने कहा, मुझे मुकदमे में आपके कुछ मरे हुए साथियों के मारे जाने की जानकारी है। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, हालांकि उसके सीने में एक हल्का सा बोझ महसूस हुआ। सेलेन का लहजा थोड़ा नर्म और लगभग सहज हो गया। इस बारे में चिंता मत करो, अकादमी मुआवजे का इंतजाम कर देगी। यही सामान्य प्रक्रिया है। और तुम्हारे मामले में तुमने जैसा प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि तुम्हें आमतौर पर मिलने वाले मुआवजे से कहीं ज्यादा राशि मिलेगी। जिज्ञासा और सावधानी के बीच फंसी माइकल की निगाहें उस पर टिक गईं। दरअसल, सेलेन ने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा, अगर आप आज अर्जित किए गए अकादमी अंकों को जोड़ें और मुआवजे के रूप में मिलने वाले संसाधनों को भी शामिल करें, तो आपको पता चल सकता है कि यह नुकसान एक छिपा हुआ अवसर बन जाता है। माइकल ने उस मजाक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने तटस्थ भाव से उन शब्दों को अनसुना कर दिया, मानो उसे छिपे अर्थ का पता ही न चला हो। हालांकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, पहले से ही घूम रहा है। सेलेन की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, उसकी कोमलता में चेतावनी का एक हल्का सा भाव छिपा था। एक सलाह, अपने अकादमी पॉइंट्स का ध्यान रखना। ये कोई मुद्रा नहीं है जिन्हें फिजूल खर्ची में उड़ा दिया जाए। इनका महत्व तुम्हारी समझ से कहीं अधिक गहरा है। माइकल ने अपना सिर झुकाया, मानो अपनी रुचि छुपा रहा हो। बाहरी तौर पर वह शांत था, लेकिन भीतर ही भीतर ये जानकारी उसे आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर रही थी। उसे पता ही नहीं था कि अकादमियां इस तरह के मामलों को सीधे तौर पर संभालती हैं, और वह भी इतने बड़े निवेश के साथ। उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि मुआवजा किस रूप में मिलेगा, लेकिन उन्हें उम्मीदें थीं। यह एक उच्च कोटि का संगठन था। वे जो भी देंगे वह संदिग्ध या बेकार नहीं होगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, माइकल ने अंत में कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन आदरपूर्वक। धन्यवाद। सेलेन ने आखिरी बार सिर हिलाया। अच्छा, तो अब तुम जाओ माइकल। उम्मीद है कुछ दिनों में हमारी मुलाकात होगी। माइकल सीधा खड़ा हुआ और उस आदमी की आंखों में सीधे देखते हुए बोला, मैं ये सुनिश्चित करूंगा इससे प्रशिक्षक के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई।
सेलिन की निगाहें माइकल पर टिकी रहीं। जैसे ही उसका शरीर प्रकाश की चमक में बदल गया, फिर प्रकाश की लकीरों में विलीन होकर चौक से बाहर निकल गया। कुछ क्षणों के लिए सेलिन चुपचाप अकेली खड़ी रही। उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। फिर वह मिट गया। उसकी भौहें तन गईं और अनकहे विचारों का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। अगर हर अलौकिक शक्ति माइकल नॉर्मन जितनी या उसके करीब भी होती तो 1000 नस्लों का युद्ध हमें घेर नहीं पाता। अरोरा, ये सोचकर उसका सीना कस गया। अरोरा की जीवित रहने की रणनीति हमेशा रक्षात्मक रही थी, जैसे कोई विशाल कछुआ अपने खोल में सिमटकर तूफानों के गुजरने का इंतजार करता है। लेकिन माइकल जैसे कई असाधारण लोगों के उभरने से स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। अवसर और खतरा एक ही तलवार में समा सकते हैं। उसने नाक से गहरी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर छाई शिकन धीरे धीरे शांत होकर संतोष में बदल गई। नहीं, चिंता करने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना बेहतर है। अगर आसमान गिर भी जाए तो उसे थामे रखने के लिए मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। लेकिन जब वह ये कह रहा था तब भी उसका ध्यान कहीं और भटक गया। उन्होंने कुछ विशेष प्राणियों के बारे में सोचा। शायद सभी माइकल के स्तर के नहीं हैं, लेकिन हर मामले में उनसे कमतर भी नहीं हैं। दोनों में से कोई भी। कुछ लोग तो कुछ क्षेत्रों में उससे आगे भी निकल सकते हैं। सेलिन के होंठ हिले, आवाज धीमी थी, मानो वह खालीपन से ज्यादा खुद से ही बात कर रहा हो। प्लाजा, यदि पुरानी पीढ़ी टिक नहीं सकती तो नई पीढ़ी को उनसे आगे निकलना होगा। वे शब्द हवा में एक शांत शपथ की तरह गूंजते रहे। फिर तीसरे रैंक के प्रशिक्षक ने मुड़कर वहां से चले गए। माइकल को शिक्षक के विचारों का कोई अंदाजा नहीं था। जब उसकी दृष्टि फिर से स्थिर हुई तो वह थॉर्नवेल की शांत परिचित दीवारों के बीच वापस आ गया था। द स्टडी। उसने खुद को कक्ष के केंद्र में खड़ा पाया। एक पल के लिए वह थम गया। फिर लगभग सहज प्रवृत्ति से उसके कदम उसे उसकी कुर्सी की ओर ले गए। उसकी हथेली ने डेस्क की सतह को छुआ। उंगलियां लकड़ी पर इस तरह फिसल रही थी मानो वह खुद को वर्तमान में स्थिर कर रहा हो। परीक्षा ने उनके शरीर पर ज्यादा जोर नहीं डाला था, लेकिन उनका मन कुछ और ही था। घटनाओं के सिलसिले ने उनकी आंखों में उदासी भर दी थी, साथ ही उस नुकसान का दुख भी। दो मरे हुए लोग। माइकल ने एक गहरी सांस छोड़ी और कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के फ्रेम की जानी पहचानी चरमराहट ने उसे सुकून दिया। कुछ देर तक वह हिला नहीं। उसका हाथ अभी भी मेज पर था, आंखें आधी बंद थीं। हालांकि माइकल को सीधे बैठने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सभी अप्रत्याशित मोड़ों के बावजूद उसने जो हासिल किया वह उसके नुकसान से कहीं अधिक था। मृतकों को मुआवजा दिया जाएगा। सेलिन ने लगभग इसका वादा कर दिया था और माइकल को अकादमी की इस वादे को पूरा करने की क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा रोमांचित किया वह ये नहीं थी। जब माइकल रैंक 2 पर पहुंचा तो उसे लगा था कि आगे बढ़ना धीमा होगा। उसे और उसके मरे हुए साथियों को जितने अनुभव अंक चाहिए थे उनकी संख्या बहुत अधिक थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि एक्सपीरियंस हासिल करने की उसकी क्षमता को सीमित करने वाले लिमिटर का मतलब था कि उसकी प्रगति हमेशा पीछे रहेगी। अभी तक क्या आप पहले ही पीक रैंक 2 पर पहुंच चुके हैं? यह एहसास अभी भी असंभव सा लग रहा था, लेकिन ये सच के सिवा कुछ नहीं था। एक तथ्य था, नवंबर ALFE नेट पर वर्तमान का अनुसरण करें। दूसरे स्थान पर आने के कुछ ही दिनों बाद वह पहले ही शिखर पर पहुंच चुका था। माइकल की खुशी पहली बार इतनी तीव्र और बेकाबू होकर फूट पड़ी। वह अपने सीने में उठ रही जीत की गड़गड़ाहट को नकार नहीं सका। जिस तरह का कदम उठाने में दूसरों को सालों लग जाते वह उसने कुछ ही दिनों में उठा लिया था। और इसी के साथ एक विचार मेरे दिमाग में कौंध गया। चूंकि वह अब दूसरे रैंक के शिखर पर था, इसलिए अगला कदम तीसरा रैंक हासिल करना था। माइकल की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। लेवल 50 पर पहुंचने के बाद पहली बार माइकल ने अपना ध्यान इस ओर केंद्रित किया। यह कक्षा उन्नति खोज। उनके सामने पैनल में हलचल मच गई। क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट 1:5 रैंक 3 इंडेड रखें। मिशन 2, एक कानून विकसित करें। माइकल जम गया। 2 खोज। ये पहली बार था जब सिस्टम ने उसे ऐसी कोई चीज दिखाई थी और एक पल के लिए वह घबरा गया। लेकिन जब उसने इस बारे में दोबारा सोचा तो उसकी हैरानी कम हो गई। तीसरा स्थान महज एक कदम आगे बढ़ना नहीं था। उसने अब तक जो कुछ भी देखा था उससे यही स्पष्ट था कि यह वह सीमा थी जहां अलौकिक शक्तियां पूरी तरह से किसी और चीज में बदल जाती थीं। पहला वास्तविक परिवर्तन, एक ऐसा स्तर जहां शब्द अलौकिक महज एक उपाधि नहीं बल्कि एक सच्चाई थी, और हर रास्ता इसी बात को दर्शाता था। चाहे वे साधक हो या स्वयं जैसे जागृति प्राप्त करने वाले, इस स्तर से नीचे शक्ति में भारी अंतर था। एक प्रणाली श्रेष्ठ प्रतीत हो सकती थी, दूसरी हीन लाभ किसी एक तरफ झुक सकते थे। लेकिन एक बार जब वे तीसरे रैंक पर पहुंच गए, वे सभी भयावह हो गए। मतभेद तो बने रहे, लेकिन हर रास्ता वैध साबित हुआ। हर रास्ते का अपना महत्व था। उस लिहाज से देखा जाए तो ये बात तर्कसंगत थी। ऐसा लग रहा था मानो सिस्टम खुद कह रहा हो, आगे बढ़ने के लिए आपको अवश्य ही खुद को साबित करो। 5 रैंक 3 के मरे हुए लोग और एक कानून। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी निगाहें पैनल पर टिकी हुई थीं। पहला कार्य किसी भी अन्य जागृतिकर्ता के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन इसके लिए नहीं। उसे इस तरह की खोज इससे आसान नहीं हो सकती। माइकल को भी इसकी सामग्री से आश्चर्य नहीं हुआ। वह पहले से ही यह जानता था। पहले ही क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट से आने वाले क्वेस्टों की झलक आमतौर पर देखी जा सकती थी। ये पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन काफी हद तक विश्वसनीय था। इस विशेष खोज के संबंध में इसके प्रकाशित होने से पहले ही माइकल ने इसे पूरा कर लिया था। आखिरकार उसके पास पहले से ही 5 रैंक 3 के अंडेड थे। लकी, गेल, बिगिनिंग, लूसी और प्रिंस। दुर्भाग्यवश यदि यही एकमात्र आवश्यकता होती और यदि वह होता, केवल इसी स्तर के प्रयास से संतुष्ट होकर वह पदोन्नति प्राप्त कर लेता। तुरंत तीसरा स्थान। माइकल ने यह कहने का साहस दिखाया कि भले ही उसका लक्ष्य इससे भी ऊंचा हो, वह 6 महीने के भीतर इसे हासिल कर लेगा। तथापि एक दूसरा मिशन भी था, कानून का विकास करें। वह तो बिल्कुल अलग मामला था। उसके दिमाग में गेल का तूफान और लकी का भारी वजन कौंध गया। आरंभ की विलक्षण चमक। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसके होंठ एक पतली रेखा में सिमट गए। हालांकि माइकल को नियमों के अस्तित्व का ज्ञान था, फिर भी वह इतना तो समझ ही गया था कि वे उससे कितने दूर हैं। उसने जो कुछ भी देखा था उससे यही स्पष्ट था कि किसी नियम का पालन करना कोई आसान काम नहीं था।
सिर्फ इसलिए कि उसके 5 मरे हुए प्राणियों के पास नियम थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके लिए यह आसान था। यही क्रूर विडंबना थी, उनके नियम उसकी असाधारण प्रतिभा से उत्पन्न हुए थे, न कि उसकी स्वयं की साधना से। यदि अनंत विकास न होता तो वे इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। दुर्भाग्य से माइकल अपने मरे हुए प्राणियों को जिस तरह विकसित करता था, उसी तरह विकास के माध्यम से रैंक में उन्नति नहीं कर सकता था। यदि ऐसा होता, यदि वह स्वयं को अपनी प्रतिभा का एक और विषय मान पाता, तो उसे पूरा विश्वास होता कि आधे साल के भीतर रैंक 3 उसके हाथ में होगी। नियम की साधना की दिशा में पहला कदम माइकल से बहुत दूर था, धुंध में डूबी एक दूर की चोटी की तरह। फिर भी वह इससे निराश नहीं हुआ। हालांकि उसने अपनी प्रतिभा के बिना खुद को कभी विशेष नहीं समझा था, लेकिन उसे विश्वास था कि यदि दूसरे रैंक 3 तक पहुंच सकते हैं तो वह भी पहुंच सकता है। ये तो बस समय, प्रयास और अवसर की बात थी। फिर भी वह जानता था कि इस शर्त के कारण उसकी प्रगति तीव्र नहीं होगी। यह ऐसी बाधा नहीं थी जिसे वह बलपूर्वक पार कर सके। माइकल ने गहरी सांस ली, उसकी निगाहें पैनल पर टिकी रहीं। सिस्टम ने बिछा दिया था। उसने अपने आगे का रास्ता खोज लिया और जागने के बाद पहली बार उसे उन्नति का रास्ता कठिन लगने लगा। लेकिन वह जरा भी नहीं हिचका। अगर रैंक 3 की मांगें और भी ज्यादा थीं तो वह उन्हें पूरा करेगा। माइकल ने अपनी चिंताओं को फिलहाल किनारे रख दिया। उसका मन पहले ही उसे दूसरी दिशा में खींच रहा था। परीक्षा के दौरान उसके अंक में 10 अंकों की वृद्धि हुई थी। न केवल उनके आंकड़े मूल स्तर से ऊपर चढ़ गए थे, बल्कि सभी मिशन पूरे होने के साथ साथ उसके गुण और भी अधिक बढ़ गए। और फिर सैकड़ों मुफ्त अंक भी थे जो अप्रयुक्त पड़े थे, इस प्रतीक्षा में कि वह तय करे कि उन्हें कहाँ खर्च करना है। दर्जा, माइकल ने धीरे से कहा। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी की लकीरों से पैनल खिल उठा और साफ सुथरी पंक्तियां अपने आप व्यवस्थित होकर क्रम में आ गईं। नाम माइकल नॉमन, रैंक 2 अधिकतम, स्तर 5, जे 50, प्रतिभा अनंत विकास, उपहार उत्पत्ति का चिन्ह, शीर्षक इतिहास में प्रथम, रूपरेखा, वर्ग मास्टर नेक्रोमेंसर, गुण शक्ति 592.75 जोड़ 100, फुर्ती 632.71 जोड़ 100, संविधान 640.92 जोड़ 100, खुफिया जानकारी 755.92 जोड़ 100, विशेषता अंक 340। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया और अपनी जाति और नस्ल के आधार पर दिए गए आंकड़ों को छोड़कर बाकी आंकड़ों को पैनी नजरों से देखने लगा। यह उछाल उसके लिए भी चौंकाने वाला था। अगर उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली न होती कि उसे अपने शरीर पर बेहतर नियंत्रण मिल जाता, ये शक्ति माइकल को दूसरे रैंक पर पहुंचने के बाद ही मिली थी, तो कौन जानता कि उसकी अनियंत्रित शक्ति से कितना कहर मच जाता। अब भी उसका नियंत्रण पूरी तरह से सही नहीं था। रोजमर्रा की गतिविधियां तो सुगम थीं, लेकिन अगर वह कुछ फेंकने की कोशिश करता तो मजाकिया अंदाज में मुक्का, कहीं वो मजाक में ही किसी को मार न डाले। माइकल जानता था कि उसकी ताकत तीसरे दर्जे के किसी भी पहलवान से मुकाबला कर सकती है, लेकिन नियम न होने पर शारीरिक शक्ति की भी एक सीमा होती है। फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। भला इससे ज्यादा को कौन मना करेगा। जैसे जैसे उसके गुण बढ़ते जाएंगे, तीसरे रैंक पर पहुंचने के बाद वे और भी भयावह होते जाएंगे। शायद तब तक उसका शरीर उस रैंक के भीतर भी चरम स्तर पर पहुंच जाएगा। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मुफ्त में मिलने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट से हुई। 15 स्तर ऊपर चढ़ने, प्रत्येक स्तर पर 10 अंक के कारण रैंक 2 पर पहुंचने के बाद उसके पास शुरुआत में 150 अंक थे। इसमें मिशनों के माध्यम से अर्जित 90 अंक और हाल ही में हुई पदोन्नति से प्राप्त 100 अंक जोड़ दे तो कुल अंक चौंका देने वाले थे। 340 मुफ्त अंक। माइकल ने धीमी सांस छोड़ी, उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। अन्य जागृत व्यक्तियों के लिए भले ही वे अपने विशेषता अंकों का संचय करते हों, लेकिन इस हद तक अंक जमा करना उनके लिए दुर्लभ था। यह माइकल की प्रतिभा की बदौलत ही संभव हो पाया कि वह ऐसा करने में सक्षम था। फिर भी इतने सारे बिंदुओं को घूरते हुए उसके भीतर कुछ हलचल मच गई। ये बिंदु उसे तुरंत मजबूत कर सकते थे, लेकिन क्या होगा अगर वे इसे भी अधिक कर सकें? क्या होगा अगर वह इनका उपयोग किसी और बड़ी शक्ति के साथ करे? माइकल के मन में यह सवाल उठने लगा, अगर वह भी खुद को विकसित कर ले और फिर इन पॉइंट्स का निवेश करे तो रैंक 3 तक पहुंचे बिना भी क्या उसे अपने मरे हुए साथियों पर निर्भर किए बिना रैंक 3 के जीवों का सामना करने की ताकत मिल जाएगी? वह ये नहीं भूला था कि एक उच्च कोटि का मानव असाधारण श्रेणी के प्राणी के बराबर होता है। यदि वह और आगे बढ़ता तो क्या यह संभव था कि उसकी अगली प्रजाति महाकाव्य श्रेणी के प्राणी के बराबर हो? इस विचार मात्र से ही उसकी धड़कन तेज हो गई, और एक बार जब यह विचार उसके मन में आ गया तो इसने उसे निकालने से इनकार कर दिया। शायद, बस शायद, ये कानून को समझने और विकसित करने की कुंजी भी हो सकती है। माइकल जानता था कि उसका एक हिस्सा शायद सिर्फ बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन चाहे वह इसे किसी भी तरह से देखे, खुद को विकसित करने का मतलब था और अधिक शक्ति प्राप्त करना। असली चिंता तो बस इस बात की थी कि इससे कितना ध्यान आकर्षित हो सकता है। फिर भी परीक्षा में इतनी खुलेआम अपनी ताकत दिखाने के बाद माइकल पहले की तुलना में कम चिंतित महसूस कर रहा था। हालांकि उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, अगर मुझे वाकई में विकसित होना है तो मुझे अकादमी में कदम रखने से पहले ही ऐसा करना होगा। हालांकि माइकल चाहे खुद को विकसित करना भी चाहे, उसके पास पर्याप्त विकास अंक नहीं थे और न ही अधिक विकास अंक बनाने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक औषधियां थीं। उसे तैयारी के लिए कम से कम कुछ दिनों की आवश्यकता होगी। एक हल्की सांस छोड़ते हुए माइकल ने इस विचार को दबा दिया और इसे अपने मन के पिछले हिस्से में स्थिर होने दिया। कुछ देर आराम करने और अपनी बढ़ी हुई बुद्धि से प्राप्त नए मंत्र माना हैंड का अभ्यास करने के बाद माइकल ने अपना हाथ उठाया और अपनी आत्मा के स्थान से एक वस्तु को प्रकट किया। भुला दिए गए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत। 3 सितारा एपिक ग्रेड की वस्तु सामने आई और माइकल की उंगलियां उसकी सतह पर स्पर्श कर गईं, इससे पहले कि वह खुद को उसके अंदर जाने के लिए प्रेरित करे। ताबूत के विशाल स्थान ने उसे मौन में घेर लिया। माइकल इस अवसर का उपयोग अपनी आय को और बढ़ाने के लिए करना चाहता था। अपनी बढ़ी हुई शक्ति पर नियंत्रण। वह घंटों अंदर ही अंदर बिताता रहा, खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, उसे समायोजित करता रहा और उसे अधिक स्थिर रूप देता रहा। गुणों का वह उग्र प्रवाह जो कभी उसके हाथ से फिसलने की कगार पर था, अब उसकी इच्छा के वश में आने लगा। जब वह दोबारा बाहर आया तब तक थॉर्नवेल में रात हो चुकी थी। यहाँ करने के लिए और कुछ न होने के कारण माइकल ने एक खास वर्जित प्राणी के साथ समय बिताने और ये
जानने का फैसला किया कि भविष्य में उसके लिए क्या उपयोगी हो सकता है और क्या नहीं। 3 घंटे बाद ऑरोरा में, जो उत्पत्ति की भूमि में थॉर्नवेल की तरह ही अंधेरा था, माइकल को 2 नए ईमेल मिले। वह तुरंत सीधा बैठ गया। केवल उनके शीर्षकों से ही वह जान गया कि वे कहाँ से आए हैं। अवेकना अकादमी और सुपर एसोसिएशन से। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। माइकल ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसकी उंगली एक पल के लिए हवा में रुकी रही, फिर उसने मैंने पहला वाला खोला जिस पर अकादमी की मुहर लगी हुई थी। ये स्वयं अकादमी की ओर से था। एक साफ सुथरा औपचारिक शीर्षक सामने आया। प्रेषक वेराउंस एज अकेडमी प्रवेश कार्यालय। विषय वेराउंस एज में आपका स्वागत है। प्रिय माइकल नॉमन, वेराउंस एज अकेडमी की परिषद और संकाय की ओर से प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर आपको हार्दिक बधाई। आपको आगामी बैच में प्रवेश दिया जाता है। कृपया निम्नलिखित की समीक्षा करें। रिपोर्टिंग की तारीख, तारांकन 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 तारांकन। कैंपस के निर्देशांक, तारांकन 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 तारांकन। किसी भी प्रश्न के लिए admissions@veround-edge पर संपर्क करें। वेराउंस एज में आपका स्वागत है। हम आपके निरंतर सहयोग की आशा करते हैं। विकास प्रवेश कार्यालय, वेराउंस एज अकादमी। यह एक सामान्य प्रकार का पत्र था। माइकल को बस यही बात खटकती थी। विराम स्थल वह स्थान था। कैंपस के निर्देशांकों के अनुसार वेराउंस एज अकेडमी सीधे उनके देश की राजधानी में स्थित थी। एक छोटा सा आश्चर्य, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजधानी का मतलब था उसके लिए बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा ये बस एक ओह तो ये यहाँ है जैसा पल था जिसका कोई महत्व नहीं था। इस पर विचार करना। उसने इस विचार को आसानी से खारिज कर दिया और अगले संदेश की ओर मुड़ गया। सुपर एसोसिएशन। माइकल के लिए दुनिया की रफ्तार जिस तरह से आगे बढ़ी, उसी तरह दुनिया खुद भी आगे बढ़ती गई। उपन्यास के नए अध्याय नोवे फायर एड पर प्रकाशित किए गए हैं। जल्द ही 3 दिन बीत गए। नोट दोस्तों, अध्यायों में देरी के लिए क्षमा करें। असल जिंदगी की कुछ व्यस्तताओं के कारण ऐसा करना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। साथ ही मैं कहानी में नियमित रूप से तेज गति से गतिविधियां शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि गति खराब न हो। अगर यह बहुत तेज लगे तो कृपया बताएं। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। इन 3 दिनों में बहुत कुछ घटित हुआ था। उत्पत्ति की भूमि की ओर से माइकल ने अंततः थॉर्नवेल पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। सफाई और मरम्मत के काम अब महज विचार नहीं रह गए थे। इन्हें शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनके नेतृत्व में सड़कों की मरम्मत की गई, दीवारों को मजबूत किया गया और शासन के बुनियादी ढांचे को नया रूप दिया गया। लेकिन माइकल जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। अपने नागरिकों पर बोझ को वास्तव में कम करने के लिए उसे अंततः ऑरोरा से आपूर्ति खरीदनी होगी और उसे थॉर्नवेल में भेजना होगा। फिलहाल उनका ध्यान सरल बातों पर ही केंद्रित था और वह ये था कि पहले नींव को मजबूत किया जाए। अगर थॉर्नवेल की नींव मजबूत होती तो बाकी सब कुछ आसानी से हो जाता। यहाँ तक कि उसकी सीमाओं के बाहर मंडराने वाले भेड़िए भी तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक उसका घर ठीक से व्यवस्थित न हो जाए। ऑरोरा में जीवन शांत था, कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा ही था। सच तो ये था कि माइकल के लिए घर से बाहर निकलना नामुमकिन था। अचानक मिली प्रसिद्धि ने उन्हें एक सार्वजनिक हस्ती बना दिया था और घूरती निगाहें, कानाफूसी और दखलंदाजी उनका पीछा करती रहती थी, चाहे वे कहीं भी जाएं। गया प्रसिद्धि का उनका पहला अनुभव जटिल था। इसमें दखलंदाजी अप्रिय थी, लेकिन जिस तरह से इसने उनके विकास की पुष्टि की वह सुखद था। माइकल इसे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि इस पहचान ने उसके सीने में एक गर्मजोशी भरी भावना जगा दी थी। फिर भी प्रसिद्धि उनकी सबसे कम चिंता थी। उन दिनों उसने कुछ कहीं अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। माइकल ने स्पिरिट पोशन का एक और बड़ा जखीरा सुरक्षित कर लिया था, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। पिछली बार की तरह ही बड़ी मात्रा में सामान मिलने से उसके एवोल्यूशन पॉइंट्स 8000 से भी अधिक हो गए थे, लेकिन फिर भी यह काफ़ी था। उनके अनुमान के अनुसार इस बैच से उन्हें लगभग 2000 अंक मिलेंगे, और इतना ही काफ़ी था खुद को विकसित करने के लिए पर्याप्त। ये निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। शिक्षक ब्रांड के अलावा किसी को भी उसके असली वंश यानी एक उच्च मानव होने के बारे में पता नहीं था, लेकिन माइकल को यह आभास था कि अकादमी में कदम रखते ही यह रहस्य नहीं टिक पाएगा। वह जिस तरह से अभी वहां पहुंचा था उस तरह पहुंचने के बजाय वह एक नए राज्य में पैदल चलना चाहता था। इसके बाद जो भी होगा भावी माइकल उसे संभाल लेगा। यह विकास उसके लिए आगे बढ़ने का एक कदम होगा। माइकल ने सिर्फ यही एक उपलब्धि हासिल नहीं की थी। नॉवल फायर एड पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। फोरम तक बड़ी पहुंच के कारण माइकल अब पहले से कहीं अधिक जानता था। बेशक सब कुछ नहीं, सुपरहीरो फोरम कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सच्चाई आसानी से मिल जाती हो, लेकिन जब भी वह खोजता उसे उन जगहों पर भी जवाब मिलने लगे जहां पहले दीवारें खड़ी थीं। और अपनी मौजूदा चिंताओं के चलते माइकल का ध्यान केवल 2 बातों पर केंद्रित था। अकादमियां वास्तव में क्या थीं और कानून की पढ़ाई कैसे की जाती थी। जैसा कि उसे आशंका थी, साधना अकादमियां सचमुच स्कूलों की तरह काम करती थीं। वे प्रशिक्षण देती थीं, निर्देश देती थीं और तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती थीं। लेकिन जागृत लोगों के लिए यह अलग था। न तो कोई स्कूल, न ही कोई संगठन, कुछ और ही। जागृति चाहने वालों का एक समूह एक ही उद्देश्य के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन किससे लड़ना है, सवाल यही था। करीब से देखने पर जवाब और भी बदसूरत निकला। यह महज झड़पें नहीं थी, बल्कि वर्चस्व स्थापित करने का अभियान था। एक ऐसा व्यापक युद्ध जिसमें ब्रह्मांड भर की कई सभ्यताएं समाहित हो गईं। यह एक नस्लीय युद्ध, और अकादमियां, चाहे वे कल्टीवेटर हों या अवेकना, फेडरेशन के सुसंस्कृत मोर्चे के रूप में खड़ी थीं, जो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रशिक्षित बल प्रदान करती थीं। ये पढ़कर माइकल का सीना भारी हो गया। यह कोई सुरक्षित सिमुलेशन नहीं था। यह एक ऐसा युद्ध था जो आपके असली शरीर में लड़ा जा रहा था, और एक गलती के अंत में असली मौत थी। फिर भी वह उतना डरा हुआ नहीं था जितना उसने सोचा था। शायद यह उसकी अपनी ताकत के ज्ञान के कारण था, या शायद आगे का रास्ता देखते हुए डर का निरर्थक होना ही इसका कारण था। फोक नहीं किया। दोनों ही स्थिति में जिस निष्कर्ष पर वह पहुंचने की कोशिश कर रहा था वह आखिरकार स्पष्ट हो गया। विकसित होना। अगर युद्ध क्षेत्र को उसकी क्षमता से अधिक की आवश्यकता होती तो वह युद्ध क्षेत्र में और अधिक लेकर आता।
अपने लिए और अधिक शक्ति केवल अपने मरे हुए सैनिकों के माध्यम से ही नहीं। अगर अकादमियां सैन्य छावनियां होती तो रैंक 3 उसका इंतजार नहीं करता, उसे हासिल करने के लिए प्रयास करना पड़ता। और अगर विकास ने किसी नियम को छूने से पहले ही अंतर की एक परत कम कर दी होती तो वास्तव में चुनाव कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल भी विकल्प नहीं। माइकल की खोज के दूसरे चरण ने एक गहरे और कहीं अधिक अमूर्त रहस्योद्घाटन को जन्म दिया। विधि का विकास। ये किसी कौशल में महारत हासिल करने जैसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें जो उत्तर मिला वह दर्शनशास्त्र और खंडित व्याख्याओं में लिपटा हुआ था। उनमें से कोई भी प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन सभी एक ही सत्य के इर्द गिर्द घूमते थे। किसी नियम का पालन करना ब्रह्मांड के एक अंश को समझना था। इसे प्राप्त करने के लिए पहले इसे समझना आवश्यक था। ये देखना कि कैसे एक सिद्धांत सभी चीजों को नियंत्रित करता है और फिर इच्छाशक्ति और अंतर्दृष्टि के माध्यम से उस व्यवस्था का एक छोटा सा अंश आत्मा में समाहित करना। इसका उद्देश्य कारण और परिणाम का अध्ययन करना था, जब तक कि वास्तविकता के पीछे के सूत्र स्पष्ट न हो जाएं। ढीला करने के लिए माइकल जितना अधिक पढ़ता गया उतना ही उसे यह एहसास होता गया कि कानूनों को अनायास ही पाने वालों और वास्तव में उन्हें विकसित करने वालों में क्या अंतर है। समझ, सती समझ नहीं, बल्कि गहरी व्यवस्थित जागरूकता। ऐसी जागरूकता जो परत दर परत हटाकर सार तक पहुंचने से प्राप्त होती है। शेष रहा। इसमें बताया गया कि जिन लोगों को अपने मूल कौशल की गहरी समझ थी वे ऐसा क्यों कर पाते थे। अक्सर तलवारबाज ही सबसे पहले नियमों के दायरे में आते थे। तलवारबाज जो न केवल तलवार की गति को समझता था बल्कि बल के प्रवाह और गतियों के बीच की स्थिरता को भी समझता था। वह तीक्ष्णता के नियम या काटने के नियम की झलक पा सकता था। एक अग्निविद जो ज्वाला के जन्म का विश्लेषण करता है, जिस तरह से गर्मी सब कुछ भस्म कर देती है और प्रकाश सब कुछ प्रकट कर देता है, वह अग्नि के नियम तक पहुंच सकता है। ये ज्ञान था और यह प्रतिभा थी। माइकल ज्ञान का संचय कर सकता था। वह अपने सामने आने वाली हर अलौकिक शक्ति के पीछे की कार्यप्रणाली को सीख सकता था। प्रतिभा का मामला थोड़ा पेचीदा था। यही वो चीज थी जो विलक्षण प्रतिभा को साधारण प्रतिभा से अलग करती थी। जनसमूह। लेकिन माइकल ने उस विभाजन की निष्पक्षता पर विश्वास करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उनके लिए विकास हमेशा उन खाइयों को पाटने वाला एक पुल रहा था जिन्हें पार करना असंभव होना चाहिए था। अगर प्रतिभा ही सब कुछ थी तो वह प्रतिभा को ही धोखा दे देगा। माइकल को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि अकादमियों में इस रास्ते को थोड़ा आसान बनाने का तरीका बताया गया था। हालांकि उसे पहले वहां जाकर देखना होगा कि वह तरीका क्या है। अवसर था इस समय भूले हुए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत के भीतर, जहां कोई मरे हुए प्राणी नहीं है बल्कि केवल वह स्वयं है। माइकल ने कई बोतल स्पिरिट पोशन पी लिए और अपने विकास बिंदुओं की संख्या को लगातार बढ़ते हुए देखकर वह मुस्कुरा रहा था। उफ, मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ रही है। भले ही वह आपकी सबसे पसंदीदा चीज हो, लेकिन एक ही चीज को बार बार लेने से कोई भी उब जाएगा। माइकल को यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह अपने संचित विकास अंकों को देखकर बहुत खुश था। ये अंकों से अभी अभी सेवन किए गए स्पिरिट पोशन से और अपने भले को विकसित करने के बाद से जमा किए गए अंकों से मिले थे। विकास अंक 2721। हालांकि माइकल ने यह उम्मीद नहीं की थी कि अपनी नस्ल को विकसित करने के लिए उसे 1500 अंकों की आवश्यकता होगी। उसने सोचा था कि अपनी नस्ल का विकास उसी 5 गुना गुणक नियम का पालन करेगा, जहां अगले विकास में पिछली लागत का 5 गुना खर्च आएगा। लेकिन 500 के अनुमान के बजाय ये खर्च 1500 हो गया। यह उनके मूल अनुमान से 3 गुना अधिक था। अगर माइकल को पहले इस बात पर संदेह था कि क्या यह विकास महाकाव्य स्तर के प्राणी के बराबर होगा, तो अब वह निश्चित था। फिर भी उसने प्रार्थना की कि यह केवल उसकी अपनी जाति के लिए हो, न कि उसके मरे हुओं के लिए। पहले उसने अनुमान लगाया था कि उसके एक मरे हुए को 1 स्टार एपिक ग्रेड तक विकसित करने के लिए 3000 से कुछ अधिक अंक लगेंगे। अगर वास्तव में इसके लिए 10,000 अंक लगते तो उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। अगर किसी अन्य नेक्रोमेंसर को माइकल के विचारों का पता चल जाता तो वे तिरस्कारपूर्वक उसके चेहरे पर थूक देते। वह कम से कम अपने मरे हुए सैनिकों को विकसित तो कर ही सकता था, भले ही इसकी कीमत बहुत अधिक हो। लेकिन क्या ये वास्तव में बहुत अधिक थी? अपनी वर्तमान दैनिक वृद्धि के साथ उसे 10,000 विकास अंक जमा करने के लिए अधिकतम 4 महीने की आवश्यकता होगी। क्या हर 4 महीने में एक महाकाव्य श्रेणी के प्राणी का प्रकट होना धीमा माना जाता था? 4 महीने, जो उनके जीवनकाल का आधा प्रतिशत भी नहीं है। कृतघ्न माइकल, माफ कीजिए, अज्ञानी मुख्य पात्र, जिसे पहले लगा कि उसे लूटा गया है, ने जल्द ही अपने दिमाग से सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया। इस समय ताबूत के अंदर उनका असली शरीर मौजूद था। अगर उसे यह यकीन नहीं होता कि विकास से केवल दर्द मिलता है, मृत्यु नहीं, तो माइकल कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन विकास के कारण होने वाली आपदाओं से बचने के लिए, जैसे कि ध्यान आकर्षित करना, चीजों को तोड़ना या यहाँ तक कि लोगों को नुकसान पहुंचाना, माइकल के पास अपने मूल शरीर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उत्पत्ति की भूमि की तरह ही माइकल वास्तविक दुनिया में भी अपने आसपास के वातावरण को लेकर बेहद सतर्क रहता था। कई कारणों से वह दुनिया उनके लिए अधिक मायने रखती थी। बेशक जिस तरह वह वास्तविक दुनिया में सावधानी बरतता था, माइकल ने उत्पत्ति की भूमि में भी वैसा ही किया। एवलॉन फॉरेस्ट इतना नजदीक था कि वह उसके गहरे हिस्सों में चला गया और उसने प्रिंस और गेल को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। प्रिंस को निर्देश दिया गया कि वह उसके द्वारा मचाई गई किसी भी गड़बड़ी को यथासंभव नियंत्रित करे। माइकल को आभास हो रहा था कि यह विकास आसान नहीं होने वाला है। उत्पत्ति की भूमि में राजकुमार द्वारा बनाए गए गुंबद के अंदर माइकल ने अपनी प्रतिभा का आह्वान किया और अपने शरीर को विकसित करना शुरू करने की इच्छाशक्ति का प्रयोग किया। माइकल ने तुरंत पीड़ा सहने के लिए खुद को तैयार कर लिया। 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कुछ नहीं। भौहें चढ़ाते हुए माइकल ने अपनी आंखें खोलीं। जो कुछ उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। वह अब ताबूत के अंदर नहीं था। वह अब उस गुंबद में भी नहीं था जिसे राजकुमार ने शाश्वत वन में बनाया था। वह तारों के असीम सागर में भटकता हुआ खड़ा था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने अपने सामने एक जानी पहचानी वस्तु को तैरते हुए देखा। यह विशालकाय, चंद्रमा के समान विशाल प्रतीत होता था। एक कड़ाही। उनकी प्रतिभा। क्या हो रहा है? माइकल ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। कड़ाही कांपने लगी। पहले तो कंपन धीमी थी, जैसे दूर बजती घंटी की हल्की सी आवाज, लेकिन जल्द ही ये तेज हो गई, जिससे तारों से भरे शून्य में लहरें उठने लगीं।
इसकी कांस्य सतह से सफेद रोशनी रिस रही थी, पहले तो नर्म, फिर इतनी चकाचौंध भरी मानो इसके अंदर कोई सूरज जाग उठा हो। तेज रोशनी में माइकल ने पलकें झपकाईं, तभी उसे एक और भी परेशान करने वाली बात का एहसास हुआ। वह नग्न था। असुरक्षित होने के अर्थ में नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से पूरी तरह से रहित। वह अपने शरीर को महसूस कर सकता था, और फिर भी ये शरीर नहीं था, ये कुछ और ही था। मेरी आत्मा, यह विचार अनायास ही आया, और यह तर्कसंगत भी था। लेकिन उसकी आत्मा यहाँ क्यों थी? और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी प्रतिभा, जो उसकी आत्मा की गहराई में छिपी होनी चाहिए थी, उसके सामने ऐसे क्यों खड़ी थी मानो उसने स्वयं एक जीवन प्राप्त कर लिया हो। उनके पास प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं था। कड़ाही की रोशनी एक ज्वार की लहर की तरह फूट पड़ी। माइकल ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, ऐसी नक्काशी उसकी कांसे की सतह पर चमक उठी। उठते पहाड़, दहाड़ते जानवर, घुटने टेकते इंसान, उतरते देवता। हर छवि सजीव प्रतीत हो रही थी, क्रम से आगे बढ़ रही थी, मानो कोई प्राचीन कहानी टुकड़ों में खुल रही हो। फिर अचानक ही प्रकाश फूट पड़ा। यह अचानक उसके भीतर समा गया। उसकी चेतना लड़खड़ा गई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। कुछ ही देर में माइकल बेहोश हो गया, या यूं कहें कि आधी बेहोशी की हालत में। और यद्यपि उसकी आत्मा यहाँ तैर रही थी, माइकल को अब भी अपने शरीर का एहसास हो रहा था। फिर उसके शरीर में गर्माहट फैल गई। यह उन सभी विकासों की तरह तीव्र पीड़ादायक नहीं था जिन्हें उसने देखा था, और न ही वह जिसे उसने स्वयं सहा था। गर्माहट धीरे धीरे नींद में बदल गई। उसकी पलकें भारी हो गईं, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से। यह उसकी इच्छा नहीं थी, यह एक अनैच्छिक खिंचाव था, एक लहर जो उसे नींद में खींच ले जा रही थी। माइकल ने संघर्ष किया, विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति खुली हथेली से रेत की तरह फिसल गई। आखिरी विचार जिससे वह चिपका रहा, उसने उसके सीने को झकझोर दिया। कसना, क्या बिना पहले परीक्षण किए इसमें कदम रखना बुद्धिमानी थी? अगर उसने अपने किसी मरे हुए साथी को उससे पहले इस रास्ते पर चलने दिया होता तो शायद। उसे पता था कि उसका क्या इंतजार कर रहा है। अब उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अज्ञात तारों से जगमगाता शून्य धुंधला गया। कड़ाही पर बनी नक्काशी अंतिम बार स्पंदित हुई। समय उसके पूरे अस्तित्व पर प्रकाश बिखेर रहा था, और माइकल सो गया। माइकल को यह नहीं पता था कि तारों से भरे उस शून्य के बाहर उसका असली रूप मौजूद था। शरीर में बदलाव आने लगे थे। पहले प्रकाश आया, वह चकाचौंध भरी रोशनी नहीं जिसने कभी आंखों को जला दिया था। आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति की परवाह किए बिना उसकी त्वचा से एक शांत आभा झलक रही थी, जिससे उनका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो भोर से ही तराशा गया हो। फिर वे प्रतीक चिन्ह प्रकट हुए। वे एक एक करके उठे और उसके चारों ओर हवा में प्रकट होने लगे। अगर वहां की शक्ति का प्रभाव न होता तो यह दृश्य शांतिपूर्ण होता। ये हर दिशा से शांत बाढ़ की तरह आया। गेल कुछ दूरी पर हाथ बांधे और आंखें सिकोड़कर खड़ा था। प्रिंस ने गुंबद को बनाए रखने के लिए अपने हाथों को फैलाए रखा और दबाव कम करने के लिए पहले गोले के अंदर दूसरा गोला बनने दिया। अवरोध, मानो सुन रहा हो, वह कांप उठा। जब माना ऊर्जा का प्रवाह तीव्र हुआ तो उसके नियम के संकेतों से युक्त गुंबद थोड़ा और घना हो गया और जंगल फिर से शांत हो गया। जिन लोगों में ऐसी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता थी, उन्हें इससे मिलने वाली अनुभूति एक अवसर की तरह लगी, एक ऐसी चीज जो आमतौर पर केवल प्राकृतिक संपदाओं से ही मिलती है। घंटे बीतते गए और प्रिंस भी उस उमड़ते हुए दबाव को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। गुंबद टिका रहा, लेकिन वह किसी स्थिर हाथ के नीचे ढोल की खाल की तरह गूंज रहा था। जंगल सतर्क हो गया। अंधेरे में आकृतियां एकत्रित हुईं। एक एक करके रैंक 3 के जानवर पेड़ों से बाहर निकले और जगह घेर ली। 1 किलोमीटर दूर एक ढीले घेरे में स्थित लोग, उन्होंने कुछ नहीं किया और बस गुंबद को देखते रहे। अगर यह घटना कुछ घंटे पहले घटी होती तो प्रिंस और गेल शायद यह नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या खींच रहा है, लेकिन अब वे समझ गए थे। वे इसके पैटर्न का नाम तो नहीं बता सकते थे, लेकिन इसे महसूस कर सकते थे। माइकल के बदलाव से दुनिया के नियमों में हलचल मच गई थी। कानून उसके पास खड़े होकर प्रिंस और गेल दोनों को लगा कि उनके अपने रास्ते और भी स्पष्ट हो गए हैं। जिन बातों को समझने में महीनों लग जाते, वे अब स्पष्ट रूप से सामने आ गईं, जैसे स्याही से मोटे अक्षरों में लिखा गया हो। ऐसा लग रहा था मानो माइकल के आसपास की हवा एक कक्षा और एक तुरंत ही मंदिर में प्रवेश करें। राक्षसों को भी इसका एहसास हुआ, लेकिन उनके लिए वर्तमान माइकल किसी खजाने से कम नहीं था, जिसकी कटाई अभी तक नहीं हुई थी। यही कारण था कि उनमें से किसी ने भी अभी तक हमला नहीं किया था। वे उसके खिलने का इंतजार कर रहे थे। प्रिंस ने भीतरी कवच को ठीक किया और गेल की ओर देखा। उन्होंने नहीं किया है, अभी तक स्थानांतरित नहीं हुए। जैसे ही वह जागेगा वे तुरंत ऐसा करेंगे, गेल ने कहा। गुंबद के अंदर माइकल के चारों ओर धीमी गति से घूमते तारों की तरह रनिक अक्षर लगातार चक्कर लगा रहे थे। उसकी त्वचा पर व्याप्त शांत आभा फीकी नहीं पड़ी। चारों ओर से ऊर्जा का प्रवाह हुआ और फिर बिना किसी हलचल के उसमें समाहित हो गया। इस तरह पहला दिन बीत गया। गुंबद अभी भी टिका हुआ था, लेकिन बाहर का जंगल भारी हो चुका था। आंखें अंधेरे में छिपकर देख रहे रैंक 3 के राक्षसों की संख्या बढ़कर लगभग 2 दर्जन हो गई थी। दूसरे दिन तक ये संख्या दोगुनी हो गई, लगभग 4 दर्जन जानवर अब गुंबद के चारों ओर सर्प लिपटे हुए थे। पक्षी गारगोयल की तरह बैठे थे, सींग वाले शिकारी नीचे दुबके हुए थे। बिना किसी दहाड़ के घेरा और भी कसता चला गया। वे सब घूर रहे थे, सब इंतजार कर रहे थे। माइकल के चारों ओर माना घनत्व उस स्तर तक पहुंच गया था जहां तक कि उनमें से सबसे कमजोर भी अपने नियमों में हल्की सी हलचल महसूस कर सकता था, मानो कोई पूर्ण संस्करण केवल नेट पर पढ़ें। अदृश्य शिक्षक ने सीधे उनकी आत्माओं में फुसफुसाया। फिर तीसरा दिन आया। लगभग 50 राक्षस एकत्रित हुए थे। तारांकन, अगला शीर्षक, सच्चा इंसान और नया शीर्षक, एक नया उपहार। पहले दिन की तुलना में इस बार आसपास के राक्षस बेचैन लग रहे थे। उनकी सांसें तेज हो रही थी, उनके पंजे मिट्टी में गहरी लकीरें बना रहे थे और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बिल्कुल भी शांत नहीं थी। प्रिंस और गेल भी बेचैन थे, हालांकि उनकी बेचैनी का कारण बिल्कुल अलग था। कारण उन जानवरों के लिए यह उनके सामने मौजूद फल की भूख थी। वे महसूस कर सकते थे कि जिस खजाने का वे इंतजार कर रहे थे वह खिलने ही वाला था, और अगर वे उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल कर लेते तो उनका जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता। यही बात उन्हें उम्मीद से लगभग पागल कर देने के लिए काफी थी। प्रिंस और गेल के लिए ये खौफ का माहौल था।
भले ही उनके नियम अपने समकक्षों से कहीं अधिक गहन थे और उनकी शक्ति उनके स्तर से कहीं अधिक थी, सच्चाई सीधी सादी थी, वे फिर भी केवल 2 ही थे। लगभग 50 रैंक 3 राक्षसों का सामना करना आत्महत्या के समान था। जैसा कि माइकल को पहले संदेह था, उसके मरे हुए प्राणी बदलने लगे थे। वे जितने अधिक बुद्धिमान होते गए और जितना अधिक समय वे पाताल लोक या उसके भंडारण स्थान से बाहर ऐसी जगहों पर बिताते थे जहां समय या तो रुक जाता था या बहुत धीरे धीरे चलता था, उतना ही अधिक वे अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करने लगे। ये बिल्कुल अभी जैसा था। पहले प्रिंस और गेल चुपचाप रक्षकों की तरह खड़े रहते थे, बिना किसी संकोच या विचार के अपने स्वामी के सामने मरने को तैयार। लेकिन अब वे बदल गए थे। उनकी सहज प्रवृत्ति तो वही रही, लेकिन उनके मन में हलचल मच गई। ऐसा नहीं था कि वे अपने स्वामी के लिए जान देने को तैयार नहीं थे। वे बिना किसी संकोच के जान दे देते, लेकिन अब पहले जैसा नहीं था जब उनकी मृत्यु हो जाती थी और बात खत्म हो जाती थी। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके स्वामी सुरक्षित रहें। ये बुद्धिमत्ता की कीमत थी। पूर्ण भावनाओं के अभाव में भी बुद्धिमत्ता द्वारा उनकी नकल की जाती थी और बुद्धिमान प्राणी होने के नाते वे अधिक जटिल हो जाते थे। इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे, लेकिन यह तय करना माइकल पर निर्भर था कि कौन से पहलू अच्छे थे और कौन से बुरे। इसी तरह तीसरा दिन भी बीतता रहा। 50 शिकारी और 2 रक्षक एक शांत व्यक्ति के चारों ओर मंडरा रहे थे, जिसका शरीर भोर की तरह चमक रहा था। राजकुमार प्रकाश को तो रोक सकता था, लेकिन उसकी चमक को नहीं। हालांकि अभी केवल 3 दिन ही बीते थे, लेकिन माइकल के आसपास की स्थिति ने पहले ही ऐसे लाभ ला दिए थे जो असाधारण से कम नहीं थे। प्रिंस और गेल अभी पूरी तरह से साधना में भी नहीं थे। वे रक्षक के रूप में खड़े थे, शोर को दबा रहे थे और गुंबद को अपनी जगह पर बनाए हुए थे, फिर भी उन्हें मिलने वाले लाभ निर्विवाद थे। 3 दिन बीत गए और उनमें से हर एक ने 3 गुना स्तर बढ़ा लिया था। यहाँ तक कि बाहर मंडरा रहे राक्षस जो माइकल के विकसित होने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी अलग अलग मात्रा में लाभ मिला था। और ये तो शुरुआती प्रचुरता का केवल सतही इनाम था। अगर वे बाद में इसे ठीक से पचाने के लिए समय निकालते तो वे जानते थे कि परिणाम और भी अधिक होंगे, भले ही इस बार की तुलना में थोड़े कम ही क्यों न हो। लेकिन बात स्पष्ट थी, यदि ये लाभ केवल माइकल के रूपांतरण से बचे कुचे टुकड़े थे तो स्रोत कितना अविश्वसनीय रूप से लाभदायक होगा। क्या ये स्वयं ही हो सकता है? इस एहसास ने प्रिंस गेल को भी तनावग्रस्त कर दिया। वे समझ गए थे, जैसा कि जंगल के किनारे जमा 50 राक्षस भी समझ गए थे, कि गुंबद के अंदर चमकता हुआ मनुष्य फल एक खजाना था। और एक बार जब खजाने खिल उठते थे तो उन पर हमेशा झगड़े होते थे। इस तरह के खजानों के लिए भले ही खून बहाना पड़े, वह भी किया जाएगा। रात हो गई और इस बदलाव को छिपाना अब नामुमकिन था। माइकल के शरीर से निकलती रोशनी प्रिंस के बहुस्तरीय गुंबद को भी भेद गई। चमक की किरणें बाहर की ओर फैलती गईं, यहाँ तक कि गुंबद स्वयं चमकने लगा। टूटी हुई दरारें पिघली हुई दरारों की तरह दमक रही थीं। फिर आसमान का रंग बदल गया। कभी शांत रहने वाला आकाश अचानक तारों से जगमगा उठा, जो पहले से कहीं अधिक चमकीले और तेज थे, मानो नीचे खड़े मनुष्य के साथ तालमेल बिठा रहे हों। तारों की रोशनी की किरणें मुक्त होकर ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिरने लगीं और गुंबद को एक दिव्य आवरण से ढक लिया। वहां मौजूद हर राक्षस जम गया। उनकी सांसें उथली होती गईं, उनके पंजे मिट्टी में और गहरे धंसते गए। किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे सब जानते थे कि इसका क्या मतलब है। जैसे ही रोशनी बंद होती, फल खिल जाता। आशा की लहर ने गुंबद के चारों ओर घेरा और कस दिया। उन राक्षसों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि तारों से भरे उस विशाल शून्य में इस घटना का कारण पहले ही हलचल मचा चुका था। जन्मभूमि में माइकल की आंखें झपकी से खुल गईं। एक पल के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे बस इतना याद था कि वह अजीब सा तारों से भरा अंतरिक्ष था, वह कड़ाही, वह रोशनी, वह गर्माहट जिसने उसे नींद में खींच लिया था। वह कितने समय से बाहर था? ये लेख नो वे टिल द फायर नेट पर होस्ट किया गया है। माइकल बता नहीं सका। उसके दिमाग में तो कुछ घंटे, शायद एक दिन का समय लग रहा था, लेकिन उसके मन में व्याप्त भारीपन और गहरा होता चला गया। उसका शरीर अलग सा महसूस हो रहा था, एक ही समय में भारी और हल्का, मानो समय ने ही उसे जकड़ लिया हो। चौंक कर माइकल को एहसास हुआ कि वह खड़ा नहीं था, वह लेटा हुआ भी नहीं था। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंसा हो। धागे, घबराहट तो पैदा हुई, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की और पाया कि वह हिल नहीं सकता, घबराहट तुरंत शांत हो गई। उसके अंग काम नहीं कर रहे थे, उसका शरीर लकवाग्रस्त था। फिर भी उसकी चेतना पूरी तरह से जागृत थी। केवल उसकी आंखें ही उसकी आज्ञा का पालन कर रही थीं। धीरे धीरे उसने उन्हें ऊपर की ओर घुमाया। उसके ऊपर एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी। वह तेज या तीखी नहीं थी, जल रहा था, गर्म था, सुकून देने वाला, जाना पहचाना। ये दृश्य उसे शांत कर रहा था, हालांकि उसकी उलझन और भी गहरी होती जा रही थी। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसके सामने नीले रंग के पैनल दिखाई देने लगे। माइकल नॉमन का विकास और उन्नति होकर वह एक सच्चा इंसान बन गया है। आप काफी मजबूत हो गए हैं। दुनिया के प्रति आपकी आत्मीयता में काफी वृद्धि हुई है। आपकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। आपकी चपलता में काफी वृद्धि हुई है। आपकी शारीरिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपकी बुद्धिमत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये रुका नहीं, और भी लोग आए। पैनल फिर से हिल गए। आपको एक नई उपाधि प्राप्त हुई है, सच्चा व्यक्ति। सारांश, ब्रह्मांड ने आपको एक सच्चे व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। सच्चा व्यक्ति वह होता है जो भ्रम से परे जाकर वास्तविकता के सार को छू लेता है। एक सच्चा व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एकात्मता के एक कदम और करीब होता है। प्रभाव, कानूनों के प्रति आपकी समझ गहरी हो गई है। सार्वभौमिक सिद्धांतों की अंतर्दृष्टि बढ़ी है, जिससे कानूनों को समझने में आने वाली बाधा कम हो गई है। 20%। आपको एक नई उपाधि प्राप्त हुई है, नश्वर देवता। सारांश, प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध एक नश्वर शरीर जो अभी तक दिव्य नहीं हुआ है। आपने ईश्वर के स्वरूप और लचीलेपन को अपना लिया है। यह उपाधि सीमाओं के प्रति आपके साहस को मान्यता देती है। आपको एक नई उपाधि प्राप्त हुई है, नश्वर देवता। सारांश, प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध एक नश्वर शरीर जो अभी तक दिव्य नहीं हुआ है, ने एक देवता के पात्र का रूप और लचीलापन धारण कर लिया है। यह उपाधि सीमाओं के प्रति आपके इस साहस को मान्यता देती है। प्रभाव, शारीरिक सहनशक्ति, जीवन शक्ति और पुनर्प्राप्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है।
आपका नश्वर शरीर एक छद्म दिव्य पात्र के रूप में कार्य करता है, जिससे आपको नियम आधारित क्षति से प्रतिरोधकता प्राप्त होती है। इसके बाद एक और पैनल आया, जिसमें प्रकाश की किरणें मिलकर और भी तीखी रेखाएं बना रही थीं। आपको एक उपहार प्राप्त हुआ है, सत्य की आंख। सारांश, दिव्य दृष्टि, जो ब्रह्मांड द्वारा दैवीयता की स्वीकृति के रूप में प्रदान की जाती है। केवल वे प्राणी जिनमें दैवीयता का अंश होता है, चाहे वह उनके लोक, वंश या सार्वभौमिक मान्यता के माध्यम से हो, ऐसी दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। सत्य की आंख सभी छल को दूर करती है और अस्तित्व के सार को प्रकट करती है। प्रभाव, यह आपको छिपे हुए सत्यों को समझने, भ्रमों को भेदने और नियमों की अंतर्निहित संरचना की झलक पाने में सक्षम बनाता है। लंबे समय तक उपयोग करने से आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अध्याय को नोवे फायर एड द्वारा अपडेट किया गया है। माइकल चौंक गया, लेकिन ऊपर से आ रही रोशनी के बंद होने से पहले उसे प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला और उसका शरीर नीचे धंस गया। गिरा नहीं, डूबा नहीं। अलौकिक शरीर एक विचित्र वस्तु थी। उदाहरण के लिए 70 किलोग्राम से कुछ अधिक वजन का एक ढांचा जिसमें पहाड़ों को चूर चूर करने की शक्ति समाहित हो, सांसारिक तर्क के विपरीत था। फिर भी यह संभव था। कैसे? अरोरा की अपनी एक व्याख्या थी। ब्रह्मांड भर में विभिन्न रूपों में व्यक्त एक स्वीकृत सिद्धांत ने इस घटना का वर्णन किया। यहाँ इसे अलौकिक कोशिकाएं कहा गया। वे एक विचित्र तरीके से कार्य करती थीं। वसा कोशिकाओं की याद दिलाती हैं, असंख्य, सर्वव्यापी ऊर्जा का भंडारण और उत्सर्जन इस तरह से करती है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। खेती-बाड़ी के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ती गई और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनकी सघनता बढ़ती गई। बेशक इस सिद्धांत में विरोधाभास भी थे। अपनी खामियों के बावजूद अरोरा की व्याख्या में कुछ खूबियां भी थीं। अलौकिक कोशिकाओं ने समझाया कि शक्तिशाली प्राणी दिखने में हल्के क्यों लग सकते हैं और केवल वजन ही उनकी शक्ति का निर्धारण नहीं करता। लेकिन माइकल के मामले में उसकी अचानक बड़ी ताकत और नियंत्रण की कमी एक अलग ही कहानी बयां करती है। उसका वास्तविक भार नहीं, उसके अस्तित्व का दबाव अंततः प्रकट हो गया। उसके पैरों तले जमीन चरमरा उठी। जहां से उसकी उपस्थिति धरती में समा गई, वहां से दरारें मकड़ी के जाले की तरह बाहर की ओर फैल गईं। पहले तो ये हल्की सी हलचल थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी खिसकती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में गुंबद कांप उठा और जमीन कई मीटर नीचे धंस गई। धूल की लहरें उठने लगी, पेड़ ढहते हुए केंद्र की ओर झुक गए और पत्थर अदृश्य ज्वार की तरह अंदर की ओर लुढ़कने लगे। गुंबद के बाहर इसका प्रभाव तत्काल ही दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो हवा ही विकृत हो गई हो, क्योंकि माइकल का अनियंत्रित दबाव प्रिंस के परतदार अवरोधों को भेद रहा था, जिससे आसपास मौजूद सभी लोगों की हड्डियां कांप रही थीं। धैर्यपूर्वक देख रहे तीसरे दर्जे के राक्षस अकड़ गए। उनके पंजे मिट्टी में और गहरे धंस गए, उनकी आंखें और भी तेज चमक उठीं। कुछ ने दहाड़ मारी, अपनी आवाज को रोक नहीं पाए। अन्य ने अपने पंखिया पूंछ फड़फड़ाए और उत्सुकता से जमीन पर प्रहार किया। प्रिंस ने तुरंत अवरोध को समायोजित किया, जिससे हल्की रोशनी की एक लहर कांपते हुए गुंबद को सहारा दे गई। गेल की पैनी और सटीक निगाहों ने बाहर बेचैन भीड़ को स्कैन किया। तुरंत ही दोनों ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनका मानवाकार शरीर मानो लिप गया और वे पल भर में अपने सबसे बड़े आकार में आ गए। जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। सबसे पहले एक भेड़िया जमीन पर दुबका हुआ था। उसका विशाल शरीर दिखाई दे रहा था, उसके बाल खड़े थे, मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह कसी हुई थीं। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी दहाड़ बिजली की तरह जमीन पर गूंज रही थी। भेड़िया झपटा और अपने पंजों से धरती में गहरी लकीरें बना दी। प्रिंस ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। गुंबद की सतह लताओं के तूफान से फट पड़ी। वे कुचलने वाली ताकत से ऊपर की ओर बढ़ी, मीनारों की तरह घनी, पलक झपकते ही भेड़िए के हमले को रोकने के लिए लिपट गईं। प्रत्येक लता उसकी इच्छा की हल्की सी गूंज से गूंज रही थी। माइकल के रूपांतरण की छाया में उसने जो कानून की समझ विकसित की थी, उससे स्पंदित हो रही थी। तेज हवा उसी समय हवा में आगे बढ़ी। उसका पहला हमला महज तत्वों का मिश्रण नहीं था, नहीं, यह एक विधि कौशल था। यद्यपि अभी कच्चा था, अंतर्दृष्टि की बाढ़ के दौरान उकेरा गया एक खाका मात्र था, फिर भी यह अचूक था। उसकी विच्छेदक पवन की विधि आकार लेने लगी, पहले इस्तेमाल की गई किसी भी चीज से अधिक तीक्ष्ण और पूर्ण। जैसे ही उसकी पवन की तलवारें नीचे उतरी, हवा भी चीख उठी। प्रिंस की बेलों ने सबसे पहले प्रहार किया, ऊपर की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक ऐसी लहर उत्पन्न की जो भौतिक नहीं थी। उस ध्वनि में कुछ गहरा अर्थ समाहित था। वह मांस और हड्डियों को भेदते हुए सीधे आत्मा में उतर गई। एक आत्मा पर प्रहार जो प्रतिध्वनि में छिपा हुआ था, जिसने भेड़िए को दर्द से कराहते हुए बीच रास्ते में ही लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। उसी क्षण गेल के धारदार ब्लेड नीचे गिरे। प्रिंस की आत्मा लहर और गेल की विच्छेदक हवा बिना किसी रुकावट के आपस में मिल गई थी। योजना बनाना। इस संयोजन ने एक विस्तृत क्षेत्र को चीर डाला। आत्मा की लहर से भेड़िया लड़खड़ा गया, उसका शरीर बीच रास्ते में ही गिर पड़ा। तेज हवा ने चीर फाड़ कर दी। प्रहार ने उसके शरीर को चीर डाला। तीसरे दर्जे के 4 जानवर जो बहुत करीब आ गए थे, बिना किसी प्रयास के ही गिर पड़े। कारण जानना। फिर कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। राजकुमार एक भयानक चीख के साथ आगे बढ़ा। उसका पहला वार आत्मा पर हुआ था। शटर हाउल, एक ऐसी लहर जिसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह कहीं अधिक गहरा था। हवा में ठंडक छा गई, मानो जानलेवा इरादे से भी कहीं अधिक पुराना दबाव महसूस हो रहा हो। गिरे हुए राक्षस एक बार हिले डुले, उनकी निर्जीव आंखें धुंधली पड़ गईं। फीकी रोशनी की लकीरें लाशों से फूटकर उसकी ओर चक्कर लगाती हुई बढ़ीं। मारे गए लोगों की आत्माएं चीखती हुई उसकी आज्ञा में घसीटी गईं, एक ऐसे कानूनी कौशल से बंधी हुई थी जिसे उसने अनजाने में पहली घटना के बाद विकसित किया था। नेदर क्लेम। पल भर में वे टुकड़े उससे बंध गए, उसकी इच्छा के आगे झुक गए। उनकी आकृतियां परछायों की तरह ठहर गईं, उनके कंकालनुमा ढांचे राजकुमार के बगल में घुटने टेकते हुए उसके शरीर में विलीन हो गए। गेल का सिर उसकी ओर घूम गया, आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि प्रिंस ताकतवर है, लेकिन यह अलग था। मृत व्यक्ति राजकुमार की शक्ति बन गए थे। अब उसकी जगह लताओं और छाया से बना एक भेड़िया खड़ा था। राजकुमार ने फिर से दहाड़ लगाई और उसकी गूंज पूरे गुंबद में सुनाई दी। उसके बगल में गेल जरा भी नहीं डगमगाया। उसकी तेज हवाएं और भी कस गईं, मानो किसी सिम्फनी के दूसरे भाग की तरह प्रिंस की आत्मा के कंपन पर प्रतिक्रिया दे रही हों। दोनों मरे हुए प्राणी एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में आगे बढ़े। लड़ाई सचमुच शुरू हो चुकी थी।
कभी कभी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का तब तक सही सही पता नहीं चलता जब तक कि कुछ कार्यों ने उसे बाहर आने के लिए मजबूर न कर दिया हो। प्रिंस इसका एक अच्छा उदाहरण थे। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका हमला इतना विनाशकारी होगा। उसकी बुद्धि और सहज ज्ञान दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहे थे, फिर भी अंत में वह एक मरे हुए प्राणी के रूप में केवल 3 महीने पुराना था और रैंक 3 में आए हुए उसे मुश्किल से 1 सप्ताह ही हुआ था। बाहर मौजूद उन राक्षसों की तुलना में जिन्होंने सदियों तक संघर्ष करके अपना अस्तित्व बचाए रखा था, राजकुमार युवा था। वह कानून को भलीभांति जानता था। वह जानता था कि उसका कौशल कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन यह उसकी अपनी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। नेदरक्लेम के माध्यम से उसने जिन 6 आत्मा की छायाओं को अस्तित्व में लाने में कामयाबी हासिल की थी, वे इसका पर्याप्त प्रमाण थे। उनमें से प्रत्येक के पास जीवन में मौजूद शक्ति का लगभग आधा हिस्सा ही बचा था। उनके सार का दूसरा आधा हिस्सा उनकी आत्माओं को धारण करने में सक्षम पात्रों में संघनित हो गया था। फिर भी रैंक 3 का 50% हिस्सा भी रैंक 3 ही होता है, और गेल के बगल में खड़े होकर सहज प्रवृत्ति से निर्देशित और प्रिंस की प्रतिध्वनि से प्रबलित होकर उन्होंने एक प्रभाव डाला। भीड़ में हलचल मच गई। राक्षस गुर्राने और चीखने लगे। उनका उन्माद गहराता चला गया। उन्होंने बहुत देर कर दी थी। फल पक चुका था और ये दोनों रक्षक अब निष्क्रिय ढाल नहीं रहे थे। राजकुमार की परछाइयों ने सबसे पहले प्रहार किया। तीखे प्रहारों से जानवरों को पीछे धकेल दिया। फिर आंधी आई। उसकी विनाशकारी हवाएं अदृश्य गिलोटिन की तरह घूमती हुई सींगों और पूंछों को चीरती हुई आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ीं। लेकिन फिर जवाबी कार्रवाई हुई। बाहर मौजूद राक्षस अब और संकोच नहीं कर सकते थे। अंधेरे में कानून प्रकाश स्तंभों की तरह चमक उठे। ऐसी ज्वाला जो लावा से भी अधिक तीव्र थी। ऐसा जहर जो पल भर में पेड़ों को मुरझा देता था। धरती की धारें और पानी के भले सच्चाई के उन टुकड़ों में लिपटे हुए थे जिन्हें हर जानवर ने दशकों से अपने पंजों से कुतर रखा था। जंगल जीवंतता की गर्जना से गूंज उठा। राजकुमार इसके भार के नीचे लड़खड़ा गया। उसकी लताएं बेतहाशा लहरों की तरह छिटक कर फिर से उगने लगीं। आंधी की गर्जना वापस आ रही थी, सब कुछ चीरती हुई, फिर भी हर टक्कर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। वे मूर्ख नहीं थे। वे राक्षस इतने पागल नहीं थे कि दूसरों के लिए रास्ता बनाने के लिए खुद को बेपरवाही से आगे झोंक दें। हर हमला सतर्क और परखने वाला था। हर जानवर बिना खुद कीमत चुकाए एक कदम और करीब आने की कोशिश कर रहा था। फिर भी प्रिंस और गेल सच्चाई जानते थे। परछाइयों के साथ भी, उनकी कानूनी कुशलता के साथ भी, माइकल के परिवर्तन से उन्हें जो अंतर्दृष्टि मिली थी वह ये थी कि तीसरे स्थान के खिलाड़ियों का ये तूफान हमेशा के लिए नहीं रुक सकता था। उनके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट ही थे। कुछ ही मिनटों में वे कानूनों की लहर में डूब जाएंगे। पब फ्यूचर एड्स। कुछ ही मिनटों के भीतर अगर कुछ नहीं बदला तो उनके स्वामी को पूरी तरह से निगल लिया जाएगा। और इसलिए उन्होंने न केवल ताकत से बल्कि हताशा से भी लड़ाई लड़ी। अभी अभी दिखाई दिए पैनलों के कारण माइकल की आंखें अभी भी धुंधली थीं, और जैसे ही युद्ध की दबी हुई गूंज उस तक पहुंची, उसकी आंखें फड़कने लगीं। लगभग अनजाने में ही उसकी इंद्रियां बाहर की ओर फैल गईं। जो कुछ उसने देखा उससे मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसके चारों ओर राजकुमार द्वारा बनाए गए गुंबद के ठीक बाहर थे राक्षस। दर्जनों, 4 दर्जन से भी ज्यादा, हर एक तीसरे दर्जे की दमनकारी आभा बिखेर रहा था। पिघले हुए कोयले जैसी आंखों वाले भेड़िए, पक्षी जिसके पंख हर धड़कन के साथ हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। विशालकाय आकृतियां जो मात्र अपने भार के बल पर पेड़ों को झुका देती थीं। कुछ ऐसी थीं, दूसरों से अधिक शक्तिशाली, लेकिन उन सभी के भीतर कानून की अचूक शक्ति निहित थी। और इन सब के बीच में उसके अमर राजकुमार और गेल मौजूद थे। तूफान में चिंगारियों की तरह संघर्ष करते हुए खंभों जितनी चौड़ी लताएं जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ीं, हड्डियां तोड़ती और जानवरों को तितर-बितर करती रहीं, लेकिन फिर आग के तूफानों में जलकर नष्ट हो गईं। पत्थर की पट्टियां, ऊपर से तेज हवाएं चल रही थीं, पंख चीर रही थीं और शल्क व फर पर खून के निशान बना रही थीं, लेकिन पहले से ही नए कानून इनका मुकाबला करने के लिए लागू किए जा रहे थे। उन्हें इतने सारे। माइकल की निगाहें अचानक उस भेड़िए और ग्रिफिन पर वापस टिक गईं जो उसके लिए लड़ रहे थे। राजकुमार फिर दहाड़ा। उसके साए जैसे आत्मा सैनिक युद्ध में कूद पड़े। उनके अधूरे शरीर अपने से दोगुने आकार के जानवरों से भिड़ गए। गेल की तेज हवाएं और भी तीखी हो गईं, लताओं के साथ ताल मिलाते हुए, मानो दोनों एक साथ लड़ने के लिए ही पैदा हुए हों। उपन्यास के नए अध्याय ovalfire.net पर प्रकाशित किए गए हैं। वे उसे समय दे रहे थे। हालांकि माइकल को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। दरअसल उसे अभी तक ये भी समझ नहीं आया था कि विकास के साथ क्या बदलाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ढिलाई कर सकता था। उसने अपने अंगों को जबरदस्ती आज्ञा मानने को मजबूर किया। पहला कदम भारी था, जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा भारी। उसका पैर जमीन में धंस गया और चटकने की आवाज आई। जमीन मानो उसका भार सहन न कर पाने के कारण धंस गई। उसके टखने के आसपास धूल उड़ने लगी। पत्थर उछलकर उस गड्ढे में लुढ़कने लगे जिसमें उसका पैर पड़ा था। बाएं। माइकल ने मुंह बनाया। उसने फिर कोशिश की। एक और कदम, एक और गड्ढा। उसका शरीर सिर्फ भारी ही नहीं था बल्कि बोझिल था, मानो आत्मा से बंधा कोई पहाड़ घसीट रहा हो। हर हरकत धरती को अपने साथ खींच रही थी। पब फ्यूचर एड्स। लेकिन वह हिल गया। एक कदम, फिर एक और। जब भी उसका पैर जमीन पर पड़ता, गुंबद कांप उठता, हिल उठता। ऐसा लग रहा था मानो धरती स्वयं उसके विरुद्ध विद्रोह कर रही हो। उपस्थिति। माइकल नहीं रुका। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी निगाहें गुंबद की दीवार पर टिकी हुई थीं। आगे, उसके पीछे, वह हवा में प्रिंस की चीख की गूंज महसूस कर सकता था। गेल की हवा एक और राक्षस को गिराने की कोशिश कर रही है। बस थोड़ा और। धंसते कदमों के साथ उसका शरीर धरती में और नीचे धंसता गया। उसका बछड़े अब आधे दबे हुए थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसका संतुलन बिगड़ रहा है, उसका नियंत्रण कम हो रहा है। अस्थिर और अंत में कांपती उंगलियों से उसने गुंबद की दीवार को छुआ। उसके स्पर्श से अवरोध कांप उठा। एक पल के लिए प्रिंस और दोनों गेल के चलने फिरने में लड़खड़ाहट हुई। उनकी निगाहें अचानक उस ओर मुड़ गईं। गुंबद का हृदय। माइकल उन तक पहुंच चुका था। तुरंत ही गुंबद की सतह पर एक छोटा सा छेद खुल गया और एक हाथ। उसने अपना रास्ता बना लिया। बाहर जमीन पर 3 विशाल जादुई वृत्त खिल उठे, प्रत्येक एक ऐसी शक्ति से स्पंदित जो धरती को हिला सकती थी।
जैसे ही हाथ प्रकट हुआ, आसपास के सभी राक्षस उन्माद से पागल हो गए। उनके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, पंख फड़फड़ा रहे थे और उनके सारे नियम बेकाबू हो रहे थे। लेकिन फिर उतनी ही अचानक वे एक पल के लिए जम गए, क्योंकि किसी समय ऊपर आकाश में एक और विशालकाय जीव उतर आया था। राजसी, भयानक, उसकी आभा ग्रिफिन की आभा को भी फीका कर देती थी। उसका रूप भेड़िए और अजगर का मिश्रण था, एक ऐसा प्राणी जिसमें असीम सुंदरता और क्रूरता का अद्भुत संगम था।